Welcome to Chatter Nerd, where physics meets curiosity, maths makes sense, and equations finally talk. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल चैटर नर्ड। आज हम लोग इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं ज़रा। हमारा क्वेश्चन है 2 point charges of +4e and +e are fixed a distance a apart, दोनों के बीच की डिस्टेंस a है। Where should a third point charge q be placed on the line joining two charges so that it may be in equilibrium, in which case the equilibrium will be stable and in which unstable. इस क्वेश्चन को मेरा पर्टिकुलर एम था लेने का ये स्पेशल लाइन, ये क्योंकि बच्चे अक्सर इसको समझ नहीं पाते हैं कि भाई आपने 11th अच्छे से पढ़ा है नहीं, है ना। उसकी कोई दिक्कत है नहीं। हम लोग बेसिकली इस क्वेश्चन को इस लाइन के लिए ज़्यादातर सॉल्व करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बट आप लोग हमेशा यहाँ गड़बड़ करते हो कि क्या दिक्कत है। अच्छा, अगर आप इसको यहाँ पे समझ लोगे तो आपका आएगा आगे टॉर्क ऑन अ डाइपोल, आप वहाँ पे भी उसके स्पेशल केसेस समझ पाओगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं, बेसिक्स पढ़ते हैं, फिर ये जो दिक्कत देने वाली चीज़ है जहाँ समझ नहीं आती बात उस पर आते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इक्विलिब्रियम के बारे में भी जान लेंगे हम लोग इसी बारे। तो अगर आपने 11th नहीं भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं, ऐसे ही क्वेश्चंस आप लोग मुझे कमेंट में कर दीजिए ताकि जो 11th से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं आप लोग की वो 12th में क्लियर हो सके। ओके, चलिए थोड़ा इसको मिटाया जाए। क्वेश्चन एक बार आप लोग पॉज करके पढ़ लीजिएगा। अब शुरू करते हैं। हाँ तो चलो आइए शुरू करते हैं। हमारे पास हैं दो पॉइंट चार्जेस +e एंड +4e जो कि a डिस्टेंस अपार्ट रखे हुए हैं, ठीक है। हम इनके सेंटर से सेंटर तक जाने वाली एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये क्यों कर रहे हैं ये भी आप लोग को चल जाएगा, ठीक है भाई। आप लोगों ने 11th में भी एक बात पढ़ी होगी, 12th में भी आके एक बात पढ़ी है, 11th में ये पढ़ी थी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता था आपका वो एक सेंट्रल फोर्स होता था। और 12th में भी आपने ये पढ़ा कि जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो क्या होता है, वो भी एक सेंट्रल फोर्स होता है। सेंट्रल फोर्स होने का मतलब क्या भाई, सेंट्रल फोर्स होने का मतलब क्या है कि वो जो फोर्सेज है हमारे, वो उन दोनों बॉडीज़, ग्रेविटेशनल फोर्स में वो दो बॉडीज़ मासेस होती थी, हमारे पास है चार्जेस हैं। उन दोनों बॉडीज़ की जो सेंटर से जाने वाली लाइन है, उस लाइन के अलावा वो फोर्स लगेगी। सेंट्रल फोर्स होने का ये मतलब होता है भाई, ठीक है। ये बॉडी इसका सेंटर, ये बॉडी इसका सेंटर, इस सेंटर से सेंटर को जो जोड़ने वाली लाइन है उसके अलावा वो फोर्सेस लगेंगी। इसीलिए ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम लोग सेंट्रल फोर्स कहते हैं। आई होप आप लोग को बात इतनी पता होगी, ठीक है। खैर हमसे कहता है कि हमारा जो थर्ड चार्ज है उस थर्ड चार्ज को हम कहाँ रखें इस लाइन पर कि वो इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो हमारे पास एक थर्ड चार्ज है क्यू, ठीक है भाई। इस लाइन को थोड़ा डार्क कर दीजिए। तो हमारे पास एक थर्ड चार्ज है क्यू, ये थर्ड चार्ज है। इसको फर्स्ट चार्ज मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं, और ये हमारा थर्ड चार्ज है, ठीक है भाई। और हमसे कहते हैं इस चार्ज को हम कहाँ पे रखें, कहाँ पे एज इन कितनी डिस्टेंस पे रखें। अब बच्चा लोग डिस्टेंस की बात कर रहा है तो ध्यान देना, आपको डिस्टेंस उसी के अकॉर्डिंग बतानी है जो डिस्टेंस आपके क्वेश्चन में दी गई है। मतलब आपके क्वेश्चन में दिया गया है डिस्टेंस ए, है ना, तो आपको इस डिस्टेंस ए के अकॉर्डिंग ही बताना है कि इस चार्ज से कितने डिस्टेंस ए पर, मतलब कितने टाइम्स ए पर, इस चार्ज से कितना ए टाइम्स पे हमको इस थर्ड चार्ज को रखना पड़ेगा। अब इस बात को समझते हैं ज़रा कि क्या है चक्कर है यहाँ पे भाई। अच्छा, इससे पहले एक छोटी सी बात आपको क्लियर कर देता हूँ भाई। अब बात आई थर्ड चार्ज की। थर्ड चार्ज का इस क्वेश्चन में आप साइन चाहे तो प्लस लो या माइनस लो, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका आंसर गलत नहीं आने वाला है। बट बेटा एक और ऐसा क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन, यहाँ पे सिर्फ थर्ड चार्ज के इक्विलिब्रियम में होने की बात क्या है, बट अगर पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता हमारा, है ना, अगर पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता तब बेटा इस चार्ज का साइन मैटर करता कि ये प्लस ले रहे हैं या माइनस ले रहे हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट यहाँ प्लस साइन के साथ लो, माइनस साइन के साथ लो, आपको कोई आंसर गलत नहीं आने वाला है, ठीक है। वो थर्ड वीडियो कह रहा हूँ, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को अच्छे से समझा दूंगा कि क्यों थर्ड चार्ज का साइन यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है, वहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। खैर हम लोग इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं थर्ड चार्ज को पॉजिटिव मान लेता हूँ, चलो हमारा एक पॉजिटिव चार्ज है। अब मेरे से कह रहा है कि थर्ड चार्ज हमारा इक्विलिब्रियम में है, बट बेटा लोग आप लोग को इक्विलिब्रियम पता होगा क्या होता है। इक्विलिब्रियम एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें बॉडी पे लगने वाली नेट फोर्सेस जीरो हो जाती हैं। नेट फोर्सेस से मेरा मतलब है कि जो फोर्सेस हमारी एक्स में लग रही हैं, जो फोर्सेस हमारी वाई में लग रही हैं, वो जो हमारी जेड में लग रही हैं, वो सारी की सारी ज़ीरो।
और ये सारी की सारी ज़ीरो पॉसिबल तभी है भाई जब एफ एक्स हमारा ज़ीरो हो, जब एफ वाई हमारा ज़ीरो हो एंड एफ जेड हमारा ज़ीरो हो। ठीक है भाई। 10 मिनट मैंने कहीं कपड़ा रख दिया शायद, सॉरी मेरी जेब में पड़ा था। हाँ, तो भाई इतना तो आप लोग को पता होगा इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है भाई। जैसे एक बंदा है यहाँ पे इस बॉक्स को पुश कर रहा है इस साइड, है ना, एक बंदा है जिस बॉक्स को पुश कर रहा है इस साइड। अगर इन दोनों की फोर्सेस लगनी इक्वल है ना, अगर इन दोनों ने इक्वल फोर्सेस लगाई तो भाई ये बॉक्स अपनी प्लेस से मूव करेगा नहीं, है ना। लेकिन बात क्या है बच्चा लोग, इधर जो प्लस ई है और इधर जो प्लस 4 ई है वो इक्वल फोर्सेस नहीं लगा रहा है। ऑब्वियसली बात है भाई, प्लस ई और प्लस 4 ई दोनों की स्ट्रेंथ अलग है। इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, मैग्नीट्यूड ज़्यादा तो स्ट्रेंथ ज़्यादा। ये कूलम्ब्स लॉ में भी आप लोगों ने पढ़ रखा है ना। इसका मैग्नीट्यूड कम है। तो भाई चक्कर क्या है, अब यहीं से बात समझना बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर ये चार्ज फोर्स ज़्यादा लगा रहा है और ये चार्ज फोर्स कम लगा रहा है और मेरे को इस थर्ड चार्ज को इक्विलिब्रियम में करना है तो क्या होगा। सपोज अगर इस प्लस थर्ड चार्ज को मैं थोड़ा इसके पास रखूँ, अभी मैं सेंटर की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑब्वियसली सेंटर की बात मैं नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि अगर भाई ये चार्ज सेंटर में होता, ये 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहा होता, ये 4 न्यूटन की फोर्स लगा रहा होता, तो ऑब्वियसली 10 न्यूटन वाला ज़्यादा डोमिनेट करता क्योंकि दोनों से सेम डिस्टेंस पर ही है और इसकी फोर्स का इम्पैक्ट ज़्यादा होता। भाई दोनों से सेम डिस्टेंस पे है और इसकी फोर्स कम, इसकी फोर्स ज़्यादा, तो इसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। अब खुद आप सोचो, अगर आपको इसको इक्विलिब्रियम में करना है तो क्या करना पड़ेगा, इस 10 न्यूटन का इम्पैक्ट कम करना पड़ेगा, 4 न्यूटन का इम्पैक्ट ज़्यादा करना पड़ेगा। तो 10 न्यूटन का इम्पैक्ट कैसे कम करेंगे हम, भाई जितना इस चार्ज से हम दूर जाएंगे उतना इसकी रिपल्सिव पावर कम होगी। अब ये मत समझना कि इसकी रिपल्शन बेस से दे रहे हैं, हम इस चार्ज को उठा कर ही यहाँ पर रख दे रहे हैं। अब भाई डिस्टेंस फोर्स की डेफिनेशन कूलम्ब्स लॉ में पढ़ी होगी कि जो फोर्स होता है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये जितनी दूर इस चार्ज से रहेगा उसकी इतनी फोर्स कम होगी और ये जितना पास इस चार्ज से रहेगा उतनी इसके फोर्स की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। तो भाई इसकी फोर्स थोड़ा सा 10 से कम हुई, मान लेते हैं 5 पे, इसकी फोर्स थोड़ा सा 4 से 5 हुई, तो 5 एक दूसरे को क्या कर दिए, कैंसिल आउट कर दिए। दैट्स योर क्वेश्चन, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या है, जब भाई आपको थर्ड चार्ज को इक्विलिब्रियम में रखना है तो ध्यान देना थर्ड चार्ज को आप हमेशा छोटे चार्ज के पास में रखोगे। पास में रखने का ये मतलब नहीं है, मतलब एक वो है सेंस है कि आपका जो आंसर आएगा वो ये डिस्टेंस कम आएगी और ये डिस्टेंस आपकी ज़्यादा आएगी। पास में रखने का कहने का मेरा मतलब ये है। ठीक है, फिलहाल ये सब हम नहीं सोचते हैं, हम मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है x। भाई ये पूरी डिस्टेंस a इतनी x, तो ये डिस्टेंस बची हुई कितनी हो गई, a माइनस एक्स। अब हमारा थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में है तो भाई थर्ड चार्ज पे फर्स्ट चार्ज भी फोर्स लगा रहा होगा, सेकंड चार्ज भी फोर्स लगा रहा होगा, बट इक्विलिब्रियम में होने की वजह से दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी। अच्छा भाई सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज है ना, तो फर्स्ट भी थर्ड को रिपेल कर रहा होगा, तो हम मान लेते हैं ये F1 है, ये फर्स्ट थर्ड को रिपेल कर रहा है और जो सेकंड होगा वो भी थर्ड को रिपेल कर रहा होगा, तो मान लेते हो इधर F2 से रिपेल कर रहा होगा। हालांकि ये लिखने का तरीका सही नहीं होता, आप लोगों ने कूलम्ब्स लॉ में पढ़ा होगा कि अगर ये थर्ड चार्ज है और इसको ये फर्स्ट चार्ज इधर इस पर फोर्स लगा रहा है तो हम लोग इसमें लिखते हैं F31, पढ़ते क्या है, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1, है ना, ये पढ़ा जाता है। और अगर 2 ऐसे फोर्स लगा रहा है तो उसको हम पढ़ते हैं ये, सॉरी लिखते ये है, पढ़ते हैं क्या, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2, मतलब 3 पे लग रही है फोर्स और कौन लगा रहा है 2। ये सही तरीका होता है बेटा आपका, थोड़ा शॉर्टकट मारने के लिए हम लोग भी शॉर्टकट मार लेते हैं। खैर, तो अगर हमारा थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि हम इससे क्वेश्चन बोल रखा है कि आपका थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में है, तो अगर इक्विलिब्रियम में है तो आप उसको कहाँ रिप्लेस करोगे कि क्यों इक्विलिब्रियम में हो, तो लिखेंगे सिंस थर्ड चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम। भाई थर्ड चार्ज अगर इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। भाई इक्विलिब्रियम में तभी कोई चीज़ आएगी, नेट फोर्स तभी जीरो होगी जब फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट होंगी। तो इसका मतलब क्या होगा, जो भाई आपका F1 होगा वो F2 के इक्वल होगा। अब आ गया भाई कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ आप लोग को पता होगा F1 क्या है, फर्स्ट और थर्ड के बीच में लगने वाला फोर्स। तो कूलम्ब्स लॉ क्या होता है कि फोर्स कांस्टेंट 1/4πε0, दोनों चार्ज क्या है आपके पास, चार्ज Q E, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितनी x और उसका होल स्क्वायर, यही तो होता है कूलम्ब्स लॉ। F2 क्या होगा, दो चार्ज ये 4E और Q, इन दोनों के बीच में लगने वाली फोर्स, तो K Q इंटू 4E अपॉन इन दोनों के बीच की डिस्टेंस A माइनस एक्स का
होल स्क्वायर। ठीक है भाई, क्यू से क्यू काट दो, ई से ई काट दो, ए से ए काट दो, तो भाई क्या बचा यहाँ पे 1/x², और यहाँ बचा 4/a - x का होल स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो a - x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4x²। एक काम करते हैं, इस स्क्वायर को इधर उठा देंगे, रूट आ जाएगा, फिर रूट हटेगा तो ये 2x बचेगा। बट अब हम लोग गए बड़े बच्चे, हम लोग नहीं, सॉरी मतलब मैं नहीं, आप लोग, तो भाई हम लोग को इतना पता है कि अब जब भी रूट हटता है तो अपने साथ वो प्लस के साथ माइनस साइन भी लेके आता है, इतना आप लोग ने पढ़ रखा होगा। यही चीज़ आपकी इंपॉर्टेंट होगी, ध्यान देना। तो भाई a - x इक्वल्स टू क्या जाएगा, प्लस माइनस ऑफ 2x। अब इसको हम दो केसेस में तोड़ के करेंगे, ठीक है, हालांकि आएगा आंसर एक ही केस से, बट स्टिल चलो भाई थोड़ी सी जगह बना दी जाए। तो पहला केस क्या होगा भाई, जब a - x हमारा प्लस 2x से इक्वल होगा, तो भाई x उधर गया, कितना आ गया 3x, है ना, तो x की वैल्यू कितनी आ गई a/3। ठीक, अब इसको यहीं रखे रहते हैं, जो सेकेंड केस देखते हैं। सेकेंड केस में क्या होगा भाई, a - x इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2x होगा। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखो बच्चा, तो उधर जाएगा प्लस x बन जाएगा ये, तो -2x प्लस x, और a इक्वल्स टू -x। अरे ये क्या चक्कर आ गया, डिस्टेंस नेगेटिव हो गई, दैट्स नॉट पॉसिबल, है ना। अब ऐसे भी a और x आपको कहाँ से बराबर दिख रहे हैं, अगर आप वेक्टर भी मान लो, ये डिस्प्लेसमेंट होती ऑपोजिट में होता तो a और x का डिस्टेंस इक्वल नहीं है, तो ये केस हमारा फेल हो गया। मतलब x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू होगी a/3। अब मेरे से चिल्लाने मत लगेगा सर बुक में तो 2a/3 था, बट अब बुक में 2a/3 आपका आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि बुक में शायद ये डिस्टेंस को x माना जाता है। अब देख भी लो, अगर आप x की वैल्यू a/3 यहाँ रख दोगे तो कितना जाएगा, a - a/3, तो ये कितना आ गया भाई 2a/3। अरे आपकी जो मर्जी, आप कहो कि ये चार्ज a/3 से इस डिस्टेंस में या 2a/3 से इस डिस्टेंस में क्या फ़र्क पड़ता है ना। तो अब हमको पोजीशन मिल गई। सॉरी चलो, वीडियो में अनएक्सपेक्टेड कटाने की वजह से वीडियो वापस से थोड़ी सी रिकॉर्ड करनी पड़ी मुझे। खैर हम लोग अपने पॉइंट पे आते हैं। तो हम लोग क्या कह रहे थे, अभी तक हम लोग को तो ये पता चल गया है कि जो हमारा चार्ज था वो कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ था। तो हमने देखा था जो चार्ज था हमारा वो x इक्वल्स टू a/3 और x इक्वल्स टू 2a/3। कहने का मतलब था कि प्लस ई वाला जो है और प्लस क्यू वाला जो है, इनके बीच की डिस्टेंस a/3 थी, और प्लस 4e और प्लस क्यू के बीच की डिस्टेंस 2a/3 थी। अब जो मर्जी आप कह लो, आपके ऊपर है कि आप कहना चाहो कि ये 2a/3 डिस्टेंस पे या ये a/3 डिस्टेंस में क्या फ़र्क पड़ता है ना, सॉरी ये पूरी डिस्टेंस हमारे बीच की a थी। खैर अब हमारा पॉइंट ये है कि कौन सा केस हमारा स्टेबल होगा और कौन सा केस अनस्टेबल का होगा। ठीक है, जस्ट अ मिनट। हाँ भाई, तो अब बात मैंने आपको शुरू में ये बोली थी कि यहाँ पे जो थर्ड चार्ज है उसका साइन मैटर नहीं करता है। साइन मैटर क्यों नहीं करता भाई, आप लोग ने जब कूलम्ब्स लॉ पढ़ा होगा F = k/q1q2/r², आप लोग ने ये ज़रूर पढ़ा होगा कि कूलम्ब्स लॉ में आप लोग चार्जेस को विदाउट साइन रखते हो। अगर एक चार्ज नेगेटिव है तो आप उसको ऐसे नहीं रखते हो, है ना भाई। तो भाई पीछे क्या हुआ था, F1 और F2 आपका बराबर आ रहा था, है ना भाई। क्या था F1 k/q/e/x², इधर था k/q4e/a - x²। अगर यहाँ चार्ज क्यों नेगेटिव भी होता, ठीक है, सपोज़ कर लो कुछ देर के लिए आप साइन रख भी दो नेगेटिव, सपोज़ कर लो, तो नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाता। बट ये गलत बात है भाई, हम लोग साइन तो रखते ही नहीं है, तो फ़र्क क्या पड़ा, आंसर तो वही आता हमारा, क्या a/3 और 2a/3। तो जब थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में होता है तो साइन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये मैंने आप लोग को बताया था। एंड मैंने ये भी बोला था अगर पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा तो उससे फ़र्क पड़ेगा, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट यहाँ बच्चा एक बात है, यहाँ आपसे पूछा कि किस केस में वो स्टेबल हुआ और किस केस में वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, है ना भाई। अरे बार बार वीडियो को चेक करना पड़ता है क्योंकि ये अपने आप ही कट हो जाती है कई बार, तो मैं बोलता रहता हूँ और वीडियो कट हो जाती है, मुझे पता नहीं चलता है और फिर मुझे वो पार्ट एडिट करके शूट करना पड़ता है। तो लेट मी चेक जस्ट अ मिनट। हाँ भाई सब कुछ परफेक्ट है। सो मैं क्या कह रहा था कि अब बात इसने पूछी कि किस केस में स्टेबल होगा किस केस में अनस्टेबल। भाई आप लोगों ने पढ़ा, मतलब आप लोग को बताया मैंने
कि जो थर्ड चार्ज है उसका साइन डिपेंडेंट नहीं है इस केस में, क्योंकि वो थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में है तो साइन से फ़र्क नहीं पड़ता। बट क्या चेंज है भाई, चेंज इतना ही होता कि ये जो चार्ज है हमारा, अब इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लग रही थी और इन दोनों के बीच में भी अट्रैक्टिव फोर्स लग रही थी, बस यही चेंज होता। तो अब इसी केस के अकॉर्डिंग हमको समझना है कि किस केस में हमारा स्टेबल होगा और किस केस में हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। उससे भी पहले भाई मुझे पता है बहुत सारे लोग 11th पढ़ के नहीं आते हैं, तो हम लोग को स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले समझ लेते हैं उसको, फिर हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को समझने की छोटी सी चीज़ें हैं, ये आप लोग DC पांडे नाम की बुक में भी पढ़ सकते हो, उससे कई एग्जाम्पल बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, मेरा पर्सनल फेवरेट एग्जाम्पल है ये, ठीक है। मान लो एक बॉल हमने यहाँ रखी है और एक बॉल हमने यहाँ रखी है, न्यूट्रल भी बता दूंगा आपको, ठीक। ये दोनों बॉल हमारी रेस्ट पे हैं, हालांकि इसके रेस्ट पे होने की बात समझो बड़ी मुश्किल है। एक फुटबॉल पे आपको अगर टेनिस बॉल रेस्ट पे रखनी है तो बहुत मुश्किल होगा, थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, जुगाड़ बैठाना पड़ेगा, इधर उधर करना पड़ेगा, तब जाके वो आएगा रेस्ट पे, है ना। और इसीलिए ये वाला इक्विलिब्रियम हमारा अनस्टेबल भी होने वाला है। आप उस बॉल, जब आप एक फुटबॉल पे टेनिस बॉल आप रखोगे ऊपर, तो क्या होगा, आप फूंक भी मारोगे तब भी वो बॉल गिर जाएगी, है ना भाई। जस्ट अ मिनट। तो ये केस हमारा अनस्टेबल का ही है। समझते हैं कैसे भाई। हमारी दोनों बॉल रेस्ट में, सपोज कर लो इस बॉल पे मैंने हल्की सी फोर्स लगाई, इसको छेड़ा, तो क्या होगा, ये थोड़ा सा आगे जाएगा, अच्छा थोड़ा सा आगे जाएगा, बट यहाँ आगे जाने के बाद क्या होगा, ये वापस आने की कोशिश करेगा। ये तो ऑब्वियस सी बात है भाई, इंक्लाइन प्लेन पे आप गए, हल्की सी फोर्स लगी, बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं दी मैंने, ड्राइविंग फोर्स, हल्की सी फोर्स लगाई तो ये आगे गया, फिर ये वापस आने की कोशिश करेगा। और वापस आने की कहाँ कोशिश करेगा, जहाँ एक्चुअली ये रेस्ट पे था, क्या होगा, आगे जाएगा करते करते वहीं आके रुक जाएगा जहाँ पे ये एक्चुअली था। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है, अगर कोई बॉडी आपकी रेस्ट पे है और आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाओ, तो एक्सटर्नल फोर्स लगाने के बाद भी अगर वो बॉडी अपने पोजीशन को रिटेन करने की कोशिश कर रही है, तो उसी को हम कहते हैं क्या, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है बच्चा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वो इक्विलिब्रियम है जहाँ पे अगर बॉडी आपकी रेस्ट में रखी है, अगर आप उस पर हल्का सा एक्सटर्नल फोर्स लगाओ, मैं यहाँ फूक ही मार दूँ एक्सटर्नल फोर्स के बजाय फूक मार दिया, तो क्या होगा, ये अपनी पोजीशन छोड़ देगा। क्या ये अपनी पोजीशन में वापस आ सकता है, नहीं भाई, ये चाहेगा इस पोजीशन पर ना, कहाँ, जहाँ इक्विलिब्रियम स्टेबल हुआ करता है, ये उससे भी मतलब नहीं है। अपनी पोजीशन छोड़ के ये उस पोजीशन पे वापस नहीं आ रहा है, तो ऐसा ही इक्विलिब्रियम हमारा क्या कहलाता है, अनस्टेबल कहलाता है। मैंने ये वाली बात अभी काट दी क्योंकि खैर समझ लेते हैं कि ये वाली बात क्यों मैं कह रहा था कि ये अपनी पोजीशन छोड़ के स्टेबल वाली इक्विलिब्रियम पहना जाए, क्योंकि अगर आप लोगों ने न्यूट्रल पढ़ा होगा तो उसका भी केस थोड़ा थोड़ा सिमिलर होता है। इसके केस में क्या होता है, अनस्टेबल तो नहीं होता है, जैसे आपका एक फ्लैट सरफेस है ना, आपने उसमें बॉल रोल की, बॉल मान लो आपकी रेस्ट पे थी, आपने हल्की सी इसको ड्राइविंग फोर्स दी, ये आगे गई, आगे जाके रेस्ट पे आ गई, है ना, अपनी पोजीशन छोड़ दिया, अपनी पोजीशन में वापस भी नहीं आ रहा है, दूसरी जगह इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लिया, फिर आपको इसको हल्की सी फोर्स दो, फिर क्या होगा, फिर जाके आगे रेस्ट पे आ जाएगा। मतलब न्यूट्रल इक्विलिब्रियम वो होता है जहाँ वो हर एक पॉइंट पे इक्विलिब्रियम बनाता हुआ चलता है ना। अनस्टेबल का क्या केस है, इस पर आप हल्की से इसको ड्राइविंग फोर्स दो, ये वहाँ आने की कोशिश करेगा जहाँ एक्चुअली स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, ये केस है, ठीक है। खैर हमको इसको ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ना है, हम लोग आते हैं वहाँ पे, इसको पॉइंट को ध्यान में रखना। अभी मैं फिर से रिकॉल करूँगा, तो भाई समझते हैं फिर से। हमारे पास प्लस ई का चार्ज था, एक प्लस क्यू का चार्ज था, एक प्लस 4e का चार्ज था, ये a/3 डिस्टेंस पे था, ये 2a/3 डिस्टेंस पे था, पूरी डिस्टेंस हमारी मिला जुला के a थी, है ना भाई। सेम ही चीज़ हम लोग नेगेटिव चार्ज के लिए भी समझ लेते हैं ज़रा, ये प्लस ई, अब हम लोग समझ लेते हैं अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज होता तो भाई, फिर भाई मैं कह रहा हूँ कि नेगेटिव चार्ज होने पे भी कैलकुलेशन करते तो आपका a/3 2a/3 आता, क्योंकि नेगेटिव चार्ज को आप कूलम्ब्स लॉ के में साइन के साथ नहीं रखते हो, ठीक है भाई। तो ये भी आपका a/3 आता, ये भी आपका 2a/3 आता, और ये पूरी डिस्टेंस आपकी a ही रहती। ये फर्स्ट चार्ज है, ये सेकंड चार्ज है, ये थर्ड चार्ज है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब बात आती है क्या डिफरेंस है दोनों में, डिफरेंस है फोर्स की डायरेक्शन का, जो थर्ड पे लग रही है। भाई पहला वाला चार्ज थर्ड वाले चार्ज को रिपेल कर रहा था इधर, है ना, दूसरा वाला चार्ज थर्ड वाले चार्ज को इधर रिपेल कर रहा था। बट बच्चा नीचे वाले केस में पहला वाला चार्ज थर्ड वाले को अट्रैक्ट करेगा, दो अपोजिट चार्जेस, सेम तरीके से सेकंड वाला भी थर्ड वाले को अट्रैक्ट करेगा। अब डिफरेंस समझना आप,
अच्छा, दोनों ही हमारा ये जो दोनों केस है दोनों इक्विलिब्रियम का ही है। हमने अभी जस्ट डिराइव किया ये चीज़ कि a/3 या फिर 2a/3 डिस्टेंस पे ये थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में आ रहा है, ये भी इक्विलिब्रियम ही है। ठीक है भाई, इक्विलिब्रियम। ज़रा इसको मिटाया जाए थोड़ा सा। अब आप लोग ज़रा बात समझना कि कौन सा स्टेबल है कौन सा अनस्टेबल है। ठीक है, आप लोग को 100% ये बात समझ में आने वाली है। चलो भाई इसको भी मिटा देते हैं। चलो, हमको पता है कि दोनों बॉल्स जो थर्ड वाली बॉल्स हैं वो इक्विलिब्रियम में है। एक काम करते हैं, जैसा कि स्टेबल और अनस्टेबल में बताया कि अगर कोई बॉडी आपकी रेस्ट पे है, आप उसको हल्का सा छेड़ दो, छेड़ने के बाद वो थोड़ा सा आगे जाएगी। अगर आगे जाने के बाद उसने अपनी पोजीशन रिटेन कर ली तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, वो आपकी स्टेबल इक्विलिब्रियम है। बट अगर उसने अपनी पोजीशन रिटेन नहीं की तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। आओ, तो हम क्या कर रहे हैं भाई, ये इक्विलिब्रियम में थी, हमने इस पर हल्की सी एक्सटर्नल फोर्स इधर लगा दी भाई। मान लो एक्सटर्नल फोर्स लगाई, ज़बरदस्ती मुक्का मार दिया। इन दोनों ने फोर्स नहीं लगाई, मैंने फोर्स लगाई, जाकर उसको मुक्का मारा है। सपोज़ करो एक्सटर्नल फोर्स लगाने के बाद ये चार्ज इधर आ गया। अब भाई क्या हुआ, ये चार्ज सेकंड वाले के पास में आ गया, फोर्स क्या होगी, बढ़ जाएगी। फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, है ना। तो क्या हुआ, इस सेकंड वाली फोर्स का इम्पैक्ट बढ़ गया, मतलब इसने जो इस पर फोर्स लगाई थर्ड पे, रिपल्सिव फोर्स, वो ज़्यादा हो गई। फर्स्ट वाला था, जो थर्ड वाला और फर्स्ट वाला है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस हो गई इनके बीच की। तो क्या हुआ, फोर्स इनकी कम हो गई, फर्स्ट वाले का इम्पैक्ट कम हो गया। यहाँ देखो, मैंने फोर्स के दोनों वेक्टर्स की जो लेंथ है वो कम रखी है। आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा कि जो वेक्टर्स की लेंथ होती थी वो कभी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट किया करती थी, है ना। खैर भाई क्या हुआ, जब ये दोनों पास में आए तो ऑब्वियस सी बात है भाई, भारी आदमी उसकी फोर्स ज़्यादा लग रही है, हल्का आदमी कम फोर्स लगा रहा है। एक तो पहले दोनों में स्ट्रेंथ का फ़र्क था, आपने डिस्टेंस का फ़र्क भी कर दिया, है ना। तो बात समझना, अब भाई अब इनका नेट फोर्स क्या होगा, आप लोगों ने वेक्टर्स में पढ़ा होगा, जब दो इक्वल कह रहा हूँ, जब दो अपोजिट वेक्टर्स होते हैं तो क्या होता है, उनका जो रिजल्टेंट होता है वो ऐसे लिखा जाता है। एक्चुअल में अगर वेक्टर में लिखते हैं एफ नेट, तो वेक्टर में तो सारी चीज़ें सम ही होती हैं सुपर पोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, है ना। बट जब मैग्नीट्यूड लिखते हैं तब मैग्नीट्यूड में आता है, वो सब आप लोग को पता होगा, है ना। अंडर रूट ऑफ f1² प्लस f2² प्लस यहाँ पे क्या आएगा 2f1 f2 cos 180, है ना। वो सब बात की बात है। खैर, तो सीधी बात है, जब दो वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो दोनों क्या हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और जो नेट की जो डायरेक्शन होती है वो कहाँ होती है, वो बड़े वेक्टर के डायरेक्शन में होती है। ऑब्वियस सी बात है भाई, ये एक ब्लॉक है, इसको 10 न्यूटन से इधर ढकेला जा रहा है, 4 न्यूटन से इधर ढकेला जा रहा है, तो ये ब्लॉक कहाँ मूव करेगा, जहाँ 10 न्यूटन वाली फोर्स लग रही है। सिंपल सी बात है। तो जो एफ नेट आया, एफ नेट कहाँ आएगा, एफ नेट आएगा इस डायरेक्शन में। अब यही चक्कर समझो बच्चा, मैंने एक्सटर्नल फोर्स दिया कहाँ, लेफ़्ट टू राइट इधर, लेकिन मेरे फोर्स देने के बाद इस बॉल ने अपने आप एफ नेट कहाँ लगाने की कोशिश की, इधर। मतलब मैं एफ एक्सटर्नल उसको इधर दे रहा हूँ, इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से दूर दे रहा हूँ, बट मेरे देने के बावजूद क्या हो रहा है यहाँ पे, एफ नेट इसको इधर ढकेलने की कोशिश कर रहा है। कहाँ पे, जहाँ पे ये बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में थी पहले। तो ये कौन सा केस है, ये केस है स्टेबल इक्विलिब्रियम का, है ना भाई। जब आप किसी बॉडी को छेड़ दो बट फिर भी वो अपनी पोजीशन रिटेन करने की कोशिश करे, आपने छेड़ा इधर, उसने रिटेन करने की कोशिश की वापस कहाँ पे, जहाँ वो एक्चुअली इक्विलिब्रियम में थी। तो ये किसका केस हो गया, ये केस हो गया स्टेबल इक्विलिब्रियम का। बात क्लियर हुई होगी। यहाँ पे आओ। अच्छा, आप एक्सटर्नल फोर्स इधर की बजाय इधर भी दे सकते थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। चलो इसमें इधर ही दे लेते हैं, इधर संतुष्टि के लिए। मान लो एफ एक्सटर्नल हमने इधर लगाया हुआ था सपोज़, तो अब ये इधर आ गया भाई। अब ये जो थर्ड वाला चार्ज था फर्स्ट वाले के ज़्यादा करीब आ गया, तो इन दोनों के बीच की जो अट्रैक्टिव फोर्स थी, फर्स्ट वाला क्या करता है, थर्ड वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, है ना भाई। ये F1 और ये इधर F2। अब भाई छोटा बनाते हैं, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो गई, बहुत ज़्यादा हो गई, तो इसकी अट्रैक्शन पावर कम हो गई, इसकी अट्रैक्टिव पावर ज़्यादा हो गई। अरे यार रियल लाइफ एग्जांपल समझो तो LDR आपका लाइट डिटेक्टिव रेजिस्टेंस नहीं है। LDR मतलब लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, अट्रैक्शन कम हो जाती है जब डिस्टेंस बढ़ जाती है ना, और फिर जब कोई तीसरा पास में आता है तो उससे अट्रैक्शन बढ़ जाती है। खैर वो सब बात की बातें हैं। तो हम लोग क्या कह रहे थे कि भाई इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो गई कम, तो इनके बीच की जो फोर्स थी वो गई ज़्यादा, F1 की वैल्यू ज़्यादा
और F2 की वैल्यू हो गई कम। अब आपका जो F नेट आएगा, फिर से भाई दो ऑपोजिट वेक्टर्स कैसा आएगा, F1 माइनस F2, और डायरेक्शन क्या होगी, जो बड़े वाले की डायरेक्शन होती है। तो भाई यहाँ जो नेट फोर्स आ रही है उसकी डायरेक्शन भी क्या है, F नेट इधर आ रही है। ध्यान से देखो, मैंने एक्सटर्नल फोर्स राइट टू लेफ्ट दी, F नेट भी इधर आ रही है। एक्सटर्नल फोर्स बॉडी को मैंने इधर छेड़ा और बॉडी उसी डायरेक्शन में आ रही है। क्या बॉडी अपनी पोजीशन रिटेन करने की कोशिश कर रही है? नहीं। तो ये किसका केस था, ये केस था अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का। तो ये क्या है हमारा, ये है हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और ये है स्टेबल इक्विलिब्रियम। यही दो टॉपिक्स लास्ट के क्वेश्चन में बच्चे कर नहीं पाते हैं। आई होप आप लोग को इंग्लिश आती होगी तो ये तो लिख ही लोगे, है ना। तो भाई आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। 11th वाली दिक्कतें नहीं आई होंगी, और अगर ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस में आप लोग को 11th वाली दिक्कतें आ रही हैं तो प्लीज़ कमेंट में वो क्वेश्चन लिख दीजिए, अगली वीडियो उसी पर आ जाएगी। बट फिलहाल के लिए हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है वो तब उस पर होने वाली है जब हमारा पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। तो तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहो अच्छे से। बाय बाय, एंड प्रथा के अनुसार चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।